बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग अपना सेकंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से। तो हमारे जो चैप्टर का टाइटल था वो था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया था, तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो देख लेते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में इसका जो स्टार्टिंग है एक शॉर्ट क्वेश्चन से हो रही है, प्लांट मूवमेंट्स। ये प्लांट मूवमेंट्स हमने बेसिकली प्रीवियस चैप्टर में तफसील से पढ़ लिया था। इसको जस्ट हम लोग टच करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसकी टाइप्स और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ ली थी। प्लांट मूवमेंट्स जो हैं वो हमने पढ़ा था, दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स या ऑटोनॉमिक प्लांट्स मूवमेंट्स, ऑटोनॉमिक प्लांट मूवमेंट्स। और दूसरी थी पैराटोनिक प्लांट मूवमेंट्स, पैराटोनिक। और वहाँ पे हमने बताया था कि द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स बिकॉज ऑफ इंटरनल स्टीमुलस, अंदरूनी वजूहात की बिना पे, इंटरनल स्टीमुलस, अंदरूनी वजूहात की बिना पे जो प्लांट मूवमेंट करता है वो आ जाती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। और एक्सटर्नल स्टीमुलस की वजह से जो प्लांट मूवमेंट करता है उसको हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। एक्सप्लेनेशन प्रीवियस चैप्टर में मौजूद है। तो बस आप लोगों ने इसको इतना ही याद रखना है यहाँ पे इस चैप्टर में MCQ के हवाले से, ताकि दोनों में आपको फ़र्क जो है उसका मालूम हो। उसके बाद अब हम लोग प्लांट्स के रिस्पॉन्सेस देखेंगे टू डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो इसका जो हम हेडिंग बनाएंगे उसको कहेंगे रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, रिस्पॉन्सेस बाय द प्लांट, ठीक है, बाय द प्लांट ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेसेस। देखें, बात यह है कि सिंपल सी इसमें यह है कि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, और ज़िंदा चीज़ जो है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज़म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हो, उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी एक ये भी है कि वो रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्स देती है कि इसके ख़िलाफ़, स्ट्रेस के ख़िलाफ़। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कोई भी ऑप्टिमल कंडीशन, उससे डेविएशन, वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेस कहलाएगी। मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए अच्छे तरीके से ग्रो होने के लिए, लेकिन वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो प्लांट के लिए स्ट्रेस होगा, और अगर टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा वो भी प्लांट के लिए स्ट्रेस होगा। तो इन दोनों कंडीशन में प्लांट अपना रिस्पांस शो करेगा, तो वही हमने रिस्पांस देखना है। तो इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब हर एक चीज़ प्लांट को चाहिए ऑप्टिमल कंडीशन में अच्छी ग्रोथ के लिए। मिसाल के तौर पे प्लांट को रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। लाइट को भी आगे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, लाइट क्वालिटी, लाइट के हवाले से हो गया। प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट्स अच्छी ग्रोथ के लिए। प्लांट को चाहिए वाटर, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर हो गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये प्लांट को चाहिए ताकि प्लांट क्या कर सके, अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ भी कर सके। ऑप्टिमल यानी मैक्सिमम अपनी ग्रोथ भी कर सके, ऑप्टिमल अपनी ग्रोथ भी कर सके, और अपनी डेवलपमेंट भी कर सके।
और जब तक ये ऑप्टिमल चीज़ें प्लांट को आप देते रहेंगे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट जो है वो अच्छी फ्रूट भी अच्छा देगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा। लेकिन इनमें से ज़रा सी कुछ चीज़ डेविएट कर देंगे, ज़्यादा या कम कर देंगे, तो प्लांट उसको रिस्पॉन्स मानेगा और उसी तरह से ही जवाब देगा। तो इसी वजह से एनी डेविएशन, इनमें से कोई अगर ऑप्टिमम में कम या ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्लांट का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, क्योंकि प्लांट बोल के तो बता नहीं सकता। तो उसकी ग्रोथ मुतासिर होगी, अफेक्ट होगी, क्या चीज़, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की परेशानी को हमें पता चल जाता है, उसको जो स्ट्रेस उसको जो मिलती है। इसी में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ये भी स्ट्रेस की ही टाइप्स हैं। इसमें एक है ईटियोलेशन, और एक है क्लोरोसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों का एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में बनता है, ईटियोलेशन वर्सेस क्लोरोसिस। क्या है ये, पहले दोनों में देख लेते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों कंडीशंस के अंदर, चाहे ईटियोलेशन हो चाहे क्लोरोसिस हो, प्लांट जो है एक तो उसकी ग्रोथ मुतासिर होगी, अफेक्ट होगी, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन बोल रहे हैं दोनों ही। दोनों कंडीशन में प्लांट जो है वो येलोइश ह्यू यानी पिलाहट का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, ये बता देना है आपने। अब इन दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस बताने लगे हैं। डिफरेंस ये है कि ईटियोलेशन के अंदर प्लांट जो है ये येलोइश ह्यू क्यों करता है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। जब पौधे को आप कंटिन्यूसली अंधेरे में ग्रो करेंगे तो प्लांट जो है पिलाहट का शिकार हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि एक ऑर्गेनल होता है इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट कन्वर्ट होना होता है किस में? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन ये तब कन्वर्ट होता है इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में जब रोशनी मौजूद हो। तो रोशनी गिरती है तो कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है कि इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्लांट ग्रीन हो जाएगा फिर। लेकिन अब लाइट ही नहीं होगी, ये उस टाइम है जब रोशनी मौजूद है। जब रोशनी ही नहीं होगी तो इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लिहाजा वो ग्रीनिश कलर में नहीं आएगा। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। दूसरी साइड पे इसके अंदर भी प्लांट येलोइश हो जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, ये रोशनी की कमी की वजह से, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पिलाहट का शिकार हो जाता है। इसे कहते हैं क्लोरोसिस। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको याद हो, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोजन और एक मैग्नीशियम। अब आप खुद सोच लें कि अगर आपने प्लांट को रोशनी में तो रख दिया, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं की या मैग्नीशियम प्रोवाइड नहीं की, तो प्लांट तो क्लोरोफिल बना ही नहीं सकेगा। तो जब प्लांट क्लोरोफिल नहीं बना सकेगा तो वो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीनिश लुक कैसे देगा? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए दो। तो इस वजह से ये जो है जिसको आप ईटियोलेशन बोलते हैं, ईटियोलेशन है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, और ये क्या है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। साथ साथ आपने ये भी बता देना है कि इसमें ईटियोलेशन के अंदर एक और वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि अगर आप कहेंगे जी दोनों ही अगर पीले हो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइट की वजह से हुआ, कौन सा न्यूट्रिएंट की वजह से हुआ है? तो आप ये बताएंगे कि ये प्लांट जो है पीला तो होगा, लेकिन वो साथ में एलोंगेट भी होगा, उसका साइज़
उसके तने का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब आपने उसको अंधेरे में रखा हुआ है, प्लांट को तो नहीं पता, वो ये समझ रहा है कि शायद मैं अभी भी अंडरग्राउंड हूँ, मुझे अंधेरा मिल रहा है, तो वो अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी रोशनी की तरफ पहुँच जाऊँ, ठीक है ना। तो इस वजह से अपनी हाइट में इजाफा कर लेता है। तो ये इन दोनों के अंदर आपने बहुत ही एक बड़ा मेजर फ़र्क बता देना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है डिफेंस के हवाले से। तो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस आप लोगों को मालूम है ये बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं। तो ये है प्लांट के अंदर ये अपना डिफेंस कैसे करते हैं। अब एक बात तो तय है कि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है और अगर प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो प्लांट को बीमारियां भी आती हैं, प्लांट डिजीज़ भी होती हैं। प्लांट के अंदर डिजीज़ कई तरह से आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया की वजह से आ सकती हैं, मिसाल के तौर पे वायरसेस की वजह से आ सकती हैं, लाइकन्स की वजह से आ सकती हैं, ठीक है, या कोई इन्वेडर्स भी हो सकते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब ज़ाहरी चीज़ है कि ज़िंदा चीज़ है, उसने अपने आप को डिफेंड करना ही करना है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की एक निशानी है कि उसने ईज़िली तो नहीं मरना, तो उसने अपने आप को रिस्पॉन्स देना है। तो प्लांट जो है किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में वो भी शो करते हैं एबनॉर्मेलिटीज़, और एबनॉर्मेलिटीज़ शो करते हुए हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, और प्लांट इसका किस तरीके से अपना इलाज यानी अपना डिफेंस कैसे करते हैं, अपना बचाव कैसे करते हैं। इसके अंदर इसको हम 2-3 हेड में डील कर लेते हैं कि प्लांट अपना बचाव कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैलस फॉर्मेशन को। कैलस फॉर्मेशन, पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ कैलस। कैलस जो है, कैलस इट इज़ एन, ठीक है, इट इज़ एन amorphous mass of cells, amorphous mass of cell, ठीक है, which develop in an area of wound। जहाँ पे पौधे को ज़ख़म लगता है वहाँ पे अमॉर्फस, बेतरतीब, इर्रेगुलर सेल्स का एक जमघटा सा बन जाता है जो कि प्लांट को डिफेंड करता है, बचाता है। अब आप पूछेंगे जी ऐसा क्यों है, ठीक है, ये ऐसे देखें, ये एक दरख्त है और ये इसकी ट्री है। अब जब भी आप इस ट्री को काटेंगे, काटने का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको ज़ख्मी कर दिया, वाउंड आ गया इस पर। अब होगा क्या कि प्लांट जो है फौरी तौर पे इस हिस्से पे एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स विच आर लेस डिफ्रेंशिएटेड, यानी इनमें हम तमीज़ नहीं करते, तकरीबन एक ही तरह के सेल्स की जो ग्रोथ है यहाँ पे तकसीम शुरू हो जाएगी और ये ज़ख़म जो है, ये जो ज़ख़म है ये भर जाएगा, ये ज़ख़म भर जाएगा। और जब ये ज़ख़म भर जाएगा तो आप कहेंगे भाई इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है कि अब फ़ज़ा के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया भी होते हैं, फ़ज़ा के अंदर आपको पता है वायरसेस भी होते हैं, फंजाई के स्पोर्स भी होते हैं। अगर ये ज़ख़म हम ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो आपका क्या ख्याल है, इसमें इंसेक्ट्स अपने एग नहीं ले कर सकते, इसमें फंजाई का अटैक नहीं हो सकता, अंदर सारे बॉडी के अंदर इसके जो है वो जर्म्स जो हैं वो फैल सकते हैं। तो उसने अपने हिस्से को बंद कर लिया, जैसे इंसान का ज़ख़म भी बाहर से कवर्ड हो जाता है ताकि मज़ीद, क्योंकि हमारा स्किन जो है वह पता है कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है,
अगर वो ओपन रहेगी तो कोई भी चीज़ ब्लड में ईजिली दाखिल हो सकती है। तो ये इसका डिफेंस हो गया, इसने अपनी बचत कर ली। उसके बाद दूसरा एक और तरीक़ेकार भी इसका डिफेंस के साथ साथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं गाल्स। अब गाल्स जो हैं, गाल्स क्या चीज़ होती है जी? गाल्स के बारे में, गाल्स को आप लोग कह लें कैंसर कह लें, प्लांट कैंसर कह लें, गाल्स को आप लोग प्लांट का ट्यूमर बोल लें, ठीक है। तो या गाल्स को आप लोग टाइनी आउटग्रोथ्स बोल लें, यानी प्लांट के ऊपर जगह जगह पे चाहे कोई स्टेम हो उस पे छोटे छोटे से उभार से बन जाते हैं, जैसे इंसान के कभी स्किन पे छाले बन जाते हैं, इस तरह की आउटग्रोथ्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गाल्स बोलते हैं। अब ये गाल्स क्यों बनते हैं? ये बनते हैं, इसकी वजह होती है कि इन्वेजन ऑफ एमॉर्फस जो टिश्यूज़ हैं उसकी वजह से। तो आप बता देंगे कि एमॉर्फस इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज़, एमॉर्फस बेतरतीब सेल्स, इन्वेजन ऑफ सेल टिश्यूज़। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि कैंसर कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट एबनॉर्मल सेल डिवीज़न को ही बोलते हैं। और यानी यहाँ पे सेल्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे छाले से प्लांट के ऊपर बन जाएंगे। ये जो है इनको वार्ट्स भी कहते हैं, इनको लीजन्स भी बोलते हैं, इनको आउटग्रोथ्स भी बोलते हैं। ये आउटग्रोथ्स छोटे साइज़ की भी हो सकती हैं, बड़े साइज़ की भी हो सकती हैं, ये येलो कलर की भी हो सकती हैं, ब्राउन कलर की भी हो सकती हैं, रेड कलर की, ये डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी ऑफ द प्लांट ये डिपेंड करता है। और ये गाल्स जो हैं ये इंड्यूस्ड बाय, कौन क्रिएट करता है? इंड्यूस्ड बाय बहुत सी चीज़ें इसको इंड्यूस कर सकती हैं। पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स कर सकते हैं, यानी कोई इंसेक्ट वगैरह इसको आके जो है इंड्यूस कर सकता है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया कर सकता है, ठीक है, वायरसेस कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी आपको, और वायरसेस वगैरह। तो ये आके यहाँ पे अबनॉर्मल आउटग्रोथ, वैसे तो ये प्लांट के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डिफेंस के हवाले से है, तो आप ये बताएंगे कि जिसका डिफेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। डिफेंस के साथ ये ताल्लुक़ है इसका, अगर डिफेंस के एंगल से देखें, वैसे मैंने बताया कि ये नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन डिफेंस क्योंकि टॉपिक डिफेंस पे है तो डिफेंस की बात करेंगे। आपको याद होगा इंसेक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लांट के लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं जिसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी आ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, बेनिफिशियल फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स। अब बाज़ औक़ात इन गाल्स में क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे खुराक का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लांट्स जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जो दोस्त कीड़े हैं पौधे के, वो इसके अंदर एग ले कर देते हैं, और जब एग ले करते हैं तो एग में से लार्वा सा प्यूपा, और प्यूपा से फिर वो इंसेक्ट बन के निकलता है, और बहुत से दोस्त कीड़े उस दरख्त के इर्द गिर्द सराउंड में फिरना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही कोई दुश्मन कीड़ा उस पर अटैक करता है तो वो फौरी तौर पे उनको मार देते हैं। तो बेहतरी किसकी हो गई? प्लांट की बेहतरी हो गई, यानी प्लांट ने अपना इस लिहाज से क्या कर दिया, उसको घर दे दिया, दोस्त कीड़ों को घर दे दिया कि यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ और मेरे आने वाले दुश्मनों पे अटैक करो। तो इस तरीके से इसको अगर डिफेंस के हवाले से देखें तो हम ये इसको यूँ समझ सकते हैं। तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और उसका नाम है सर्काडियन रिदम्स। सर्काडियन रिदम्स। पहले तो सर्काडियन रिदम्स का मतलब देख लेते हैं, मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग ठीक है, सर्काडियन रिदम्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है। तो ये आपने
इसमें बता देना है सर्काडियन रिदम्स और बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स, ये जो वर्ड है सिरका, इसका मतलब है अबाउट ए डे, अबाउट, और डाइज, डाइज का मतलब होता है अ डे, डे का मतलब 24 आवर्स। ठीक है, ये तो इसका हो गया लफ्ज़ी मतलब सर्काडियन रिदम्स का। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, ठीक है, द पीरियोडिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म at regular interval of time, यानी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पीरियोडिक, एक ख़ास वक्फे के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी को वो दोबारा से शो करते हैं, दोबारा से उसको परफॉर्म करते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर बताना है। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ अकर एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिदम्स या बायो रिदम्स। तो ये बायो रिदम्स और बायोलॉजिकल रिदम्स की डेफिनेशन हो गई। बायोलॉजिकल रिदम्स, बायोलॉजिकल रिदम्स, ये आपने इसमें बता देना है। इसके बाद दुनिया के अंदर ये जितने भी जानदार हैं, जैसे आपको बताया अभी कि वो रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो शो ऑफ करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि दुनिया, अगर पूरी दुनिया को ही देख लें, ये एक साइक्लिक मैनर में चलती है। मिसाल के तौर पे लाइफ है ही साइक्लिक। मिसाल के तौर पे डे, दिन और रात का आना एक साइक्लिक है, दिन के बाद रात, रात के बाद जो है फिर क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। फिर उसके बाद हैं टाइड्स। टाइड्स आपको पता है कि समुंदर की जो लहरें हैं, ठीक है, पानी का उतार और चढ़ाव समुंदर के हवाले से, सूरज की चांद की या मून की गर्दिश के हवाले से, वो भी एक साइक्लिक है। ठीक है, कभी एक साइड पे टाइड हाई होती है, एक साइड पे टाइड लो होती है। जब चांद उस तरफ चला जाएगा तो उस तरफ की टाइड हाई हो जाएगी, ये भी साइक्लिक है। इसी तरह सीजन्स हैं, सीजन्स भी आपको मालूम है, मौसमों के बारे में बात कर रहा है, ये भी साइक्लिक होते हैं। तो गर्ज़ ये है कि जानवर जो है इन साइक्लिक एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है। सिंक्रोनाइज का मतलब है हम आहंग कर लेना, ताकि जानवर जो है या ऑर्गेनिज्म भी जो है लिविंग, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, वो पहले से ही जज कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है। प्रिडिक्ट द टेम्पोरल का मतलब आर्जी, ऑनसेट ऑफ चेंज, उस तब्दीली को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है और उसी तरह से ही उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इनके साथ सिंक्रोनाइज हुई होती। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब स्टोमेटा है, रात हो गई, प्लांट की आंखें तो नहीं होती, लेकिन रात के टाइम आम तौर पे प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, क्योंकि रात को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रात को कौन सी फोटोसिंथेसिस होनी है, दिन के टाइम ऑटोमेटिकली उसके स्टोमेटा क्या हो जाए कि ओपन, मतलब सिंक्रोनाइज हो गया। जैसे वहाँ दिन स्टोमेटा ओपन, जैसे ही रात स्टोमेटा क्लोज। तो इस तरीके से जानवर जो हैं अपनी सर्वाइवल के लिए बेहतरी करते हैं। देखिए, रात को अगर स्टोमेटा ओपन होगा उसका नुकसान, ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा फ़ायदा कोई, दिन के टाइम अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो फ़ायदा होगा, मसाल के कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बनेगी। तो ये चीज़ें जो हैं
ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं ये जानदार, और उसी तरह ही बिहेव करते हैं कि ताकि अपनी सर्वाइवेबिलिटी की बात करें। जैसे बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स साइबेरिया से पाकिस्तान आ जाती हैं, उनके पास कैलेंडर तो नहीं होता कि लो जी अब दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, चलो अब चलते हैं, सफ़र बांधते हैं। नहीं, अब उनको पता है कि रशिया में बर्फ़ पड़ने वाली है, साइबेरिया में अब शदीद बर्फ़ पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्दियों के अंदर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं पड़ती, तो वहाँ से वो उड़ के उस जगह पे अपनी सेफ़ पॉइंट पे आ जाते हैं, और उसके बाद जब वहाँ गर्मी पड़ती है तो फिर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनके जिस्म के अंदर वो ऑनसेट प्रिडिक्शन पहले से ही मौजूद है, और वो उनके लिए ही बेहतर है, उनके सर्वाइवेबिलिटी के लिए बेहतर है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, और ये उनका इंटरनल क्लॉक भी आप कह सकते हैं। इंटरनल क्लॉक, उनका अंदर एक ऐसी घड़ी मौजूद है जो उनको आने वाले वक्त के बारे में बता देती है कि ये वक्त आने वाला है, और उस आने वाले वक्त में उसने क्या तब्दीलियाँ लेके आनी हैं वो लेके आएगा तो सर्वाइव करेगा, वरना अदरवाइज़ उसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो नुकसान में पड़ सकती है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। उसके बाद इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से बायोलॉजिकल क्लॉक्स पाए जाते हैं, जगह जगह आपको बायोलॉजिकल क्लॉक्स मिलेंगे। इवन ह्यूमन के अंदर भी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ टाइप्स की, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स। कितनी किस्म के बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, ले ये हमने बता देना है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे क्लॉक्स हैं जो कि 24 घंटे से कम होते हैं, 24 आवर्स से कम होंगे। कुछ ऐसे होंगे, ऐसी घड़ी हमारे अंदर मौजूद है तमाम जानदारों में जो 24 घंटों पे मुहित है, 24 आवर्स पे। कुछ ऐसे हैं जो 30 डेज़ के क्लॉक्स हैं हमारी बॉडी में या जानदारों की बॉडी में, और कुछ ऐसे हैं जो 365 दिनों पे मुहित हैं। अब आप हैरान होंगे जी ये कैसे, जो तो लेस देन 24 आवर्स वाले होते हैं इनको अल्ट्रेडियन रिदम्स बोलते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम्स, अल्ट्रेडियन रिदम्स, ये आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है जी। ये आपने बता देना है। जो 24 घंटे वाले हैं उनको सिरकाडियन रिदम्स बोलते हैं। अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, सिरकाडियन रिदम्स बोलते हैं इनको, अबाउट अ डे, ठीक है। जो 30 डेज वाले हैं उनको इन्फ्रेडियन रिदम्स बोलते हैं, इन्फ्रेडियन रिदम्स, और जो सालाना है उनको सिरकैनुअल रिदम्स बोलते हैं, सिरकैनुअल रिदम्स, ठीक है। ये आ गया जी। अब इसकी साथ साथ एक एग्जांपल दे देते हैं। 24 घंटे से कम वाले टाइम में हम क्या कर रहे हैं, सेकंडों के हिसाब से अपनी जो आई ब्लिंक है, आँखों को बार बार एक ख़ास वक्फे के बाद हम लोग बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वो इसमें ले आएँ। 24 घंटों में जो आप लेके आ रहे हैं, 24 घंटों में आप लेके आ सकते हैं स्टोमेटा को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिन के टाइम 24 घंटे में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, रात के टाइम बंद हो जाएगा। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आप लोगों की स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। 24 घंटों में आपने कितनी देर जागना है, कितनी देर सोना है। 30 डेज़ वाले में आप ले आएँ फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और सिरकैनुअल के अंदर आप लेके आ सकते हैं फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ लीफ, पत्तों का गिरना। आप माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। तो आपने देखा कि ये क्लॉक्स हमारे डेली लाइफ में होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये हैं कि नहीं है, लेकिन अब इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी। अब ये आखिर में जाके इसको हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये कौन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें हम लोग, ठीक है, फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स
अफेक्टिंग बायोलॉजिकल रिदम्स। वो कौन से रिदम्स हैं, साइंसदान क्या कहते हैं कि ये रिदम्स कौन बनाता है? ये कई तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सोजनस स्टिमुलस की वजह से हो सकते हैं, एक्सोजनस स्टिमुलस की वजह से। एक्सोजनस का मतलब हुआ बैरूनी अवामिल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें, इंसान को ही देख लें। अब इंसान एक रोज़मर्रा कोई काम करता है, ठीक है ना, से वो नमाज़ पढ़ता है या वो रोज़ चाय पीता है, तो क्या होगा, अब उसका माइंड के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी। तो जिस दिन वो इनमें से किसी चीज़ को मिस करेगा तो उसको फौरी तौर पे बॉडी उसकी बताएगी कि समथिंग इज़ मिसिंग टुडे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, साइकिल तो उसकी बन गई, लेकिन किस फैक्टर की वजह से बन गई? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से उसकी ये जो है कंडीशन बन जाएगी। नंबर 2, एंडोजनस स्टिमुलस। एंडोजनस का मतलब है अंदरूनी, एंडोजनस का मतलब है डीएनए में होना, उसकी विरासत में होना। एंडोजनस का मतलब है इन्नेट होना, पैदाइशी होना, ठीक है। तो ये इसमें आप बता सकते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग वो बॉक्स ले आएँ जो कि अर्विन बनिंग के नाम से है। अर्विन बनिंग एक साइंटिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने क्या किया कि 15 जनरेशन्स तक 15 नस्लों तक ये जो है उसको एक मक्खी जिसको हम ड्रोसोफिला बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ड्रोसोफिला को सेम सर्कमस्टांसिस में, सेम एनवायरनमेंट में रखा। यानी मक्खी को नहीं पता कि बाहर अंधेरा है, दिन है, दिन हो गया, रात हो गई, उसको सेम ड्यूरेशन में रखा। अगर सारा दिन ही है तो दिन ही दिया हुआ, रोशनी दी हुई है, तो अंधेरा दिया ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देखा कि 15 जनरेशन तक वो उसके अंदर जो एलिमिनेट नहीं कर सके, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट एलिमिनेट बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी जो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक था, वो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या था, एक्लूजन के नाम से जाना जाता है, बुक में तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आम तौर पे ड्रोसोफिला दिन के टाइम हैचिंग करती है या दिन के टाइम जो है उसमें अडल्ट बनता है, किससे बनता है, प्यूपा से अडल्ट बनता है। तो अब उसको तो नहीं पता कि बाहर दिन है या बाहर रात है, लेकिन उसने उसी टाइम ही, दिन के टाइम ही जो है, जैसे एग होता है, फिर उसमें लार्वा निकलता है, प्यूपा और अडल्ट, तो प्यूपा से अडल्ट वो उसी टाइम, दिन के टाइम ही वो करते थे ट्रांसफॉर्मेशन, पता बाहर दिन है या रात है। इसी तरह मेटिंग प्रोसेस है वो नाइट टाइम। तो इस तरीके से वो उसका इंटरनल है। 15 जनरेशन तक भी उस क्लॉक को वो एलिमिनेट नहीं कर सके, उसके अंदर मौजूद है, उसी तरह वो चलता आ रहा है आज भी। तो ये एंडोजनस की एग्जांपल आप लोग दे देंगे। और एक आखिरी होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ। बाज़ औक़ात कम्बिनेशन ऑफ बोथ भी आ जाता है, दोनों चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। कम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी एक्सोजनस भी और एंडोजनस भी। इसकी एग्जांपल हम यहीं से ले लेते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल में 1 मंथ में एक साइकिल होती है पर साइकिल। लेकिन ये तो हो गया इंटरनल क्लॉक जो 1 मंथ में नॉर्मली होती ही होती है। लेकिन अगर फीमेल जो है वो स्ट्रेस में रहेगी, एनवायरमेंटल फैक्टर, डोज यानी एपिटाइट, अपनी एपिटाइट खुराक अच्छी नहीं रखेगी, एक्सटर्नल फैक्टर, स्लीप, अपनी नींद पूरी नहीं करेगी, एक्सटर्नल फैक्टर। तो तमाम चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोलॉन्ग भी कर सकती हैं, शॉर्ट भी कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कम्बिनेशन ऑफ बोथ में आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने टॉपिक बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।